हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। कैसे हैं सभी लोग? एक बार मुझे बताओ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? बताओ। सुमन सिंह और रंजना, आरजू, सौरभ, वेद प्रकाश, पूनम, सत्यम कुमार, सब लोग अच्छे हैं ना? एकदम एकदम सबके स्वास्थ्य अच्छे हैं। और हमेशा की तरह आपके अतुल प्रसाद, आपको पता ही है कि नई नई खबरें लेके आते रहते हैं और नए नए धमाके करते रहते हैं। अब तक बहुत सारे धमाके कर चुके हैं और इसी धमाके के क्रम में यह है कि अब एक बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि बहुत दिनों से आपको यही था कि सर नेगेटिव मार्किंग का क्या होगा, नेगेटिव में कैसे हम निशान लगाएंगे। तो अब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पहली बार पेपर हो रहा है। अभी आज तक अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के अध्यक्ष, उन्हें पता ही नहीं था कि पहली बार पेपर हो रहा है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग को हटा रहे हैं। यानी एक पूरी तरह से प्रक्रिया को पहले से लेके नहीं चल रहे हैं, बार बार बदलाव हो रहे हैं। पहले डोमिसाइल बदल गया, डोमिसाइल से रिलेटेड नियम बदल गए, फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आके कूद गए, फिर उसके बाद नेगेटिव मार्किंग हट गई। अब ये समझ में नहीं आता कि इतने बड़े लोग तैयार करते हैं किसी भी नोटिफिकेशन को, उसमें आखिर ये इतनी गड़बड़ी हो कैसे जाती है। हम थोड़े से भविष्यलक्षी हो सकते हैं ना, एक बार हमें जैसे बता दिया है उसी प्रकार से हम तैयारी करें। बार बार बदलते हुए नियमों से हमारे कभी कभी हौसले भी कमजोर हो जाते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, हौसले तो हम कम से कम नहीं होने देंगे। और बीएड वालों के लिए भी अब ये समझ लो कि एक दुख भरी ही कहानी है इसमें, अगर कहा जाए तो, कि उनको हाँ एग्जाम में बैठने की अनुमति तो मिलेगी, लेकिन यह अनुमति नहीं मिलेगी, हो सकता है आगे चलकर कि उनका सिलेक्शन भी हो। लेकिन होप है इस बात की कि अगर कोई मान लो पिटीशन लेके जाता है और पिटीशन में अगर वहां पे सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर विचार करने के लिए तैयार हो जाता है या कोई फैसला हो जाता है, तो परीक्षा फल निश्चित रूप से बदल सकता है। इस कारण जितने भी बीएड वाले हैं वो सभी अच्छी तरह से तैयारी करें और तैयारी करने के बाद एग्जाम देने जरूर जाएं, ठीक है। अब तक आपके मन में थोड़ा संशय, डाउट होगा, लेकिन अब मत रखना, हो सकता है कि कल केंद्र सरकार कुछ कर दे, क्योंकि उन्होंने कहा कि एग्जाम तक, यानी जब परीक्षा फल आएगा तब तक अगर कोई भी डिसीजन आता है उस समय की परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। तो सारे बीएड वाले जिन्होंने फॉर्म भरा है वो अच्छे से पेपर की तैयारी करें और पेपर जरूर देने जाएं, कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने एक ये भी कहा है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत अगर कोई रिट भी डालना चाहे अगर सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी डाल दें। यानी वो सारे इशारों में कह के गए हैं कि सब कोई ना कोई प्रार्थी कम से कम सुप्रीम कोर्ट में रिट जरूर डाले। तो इशारा दे के गए तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रिट जरूर डालेगा, पिटीशन जरूर डालेगा। और हो सकता है कि एक पल, मानो एक घड़ी के लिए अगर आपकी तरफ ये फैसला हो गया तो फिर आप ये सोचोगे अरे काश मैं अच्छी तरह से पेपर दे लेता तो ज्यादा अच्छा था। इसलिए सारे लोग जो हैं वो पेपर देने जरूर जाएं, ठीक है, आवश्यक है, ठीक है, जरूर जाएं, ठीक है। हाँ, तो फिर तैयारी करना शुरू कर दो। आज मैं पता 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन लेके आया हूं, ज्यादा नहीं लेके आया हूं, ठीक है। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, ठीक है। एसएसटी विद राज राणा पर ये टीजीटी पीजीटी की क्लास है। आज हमने वहां मैराथन भी ली थी, अगर चाहें तो आप ज्योग्राफी की क्लास को वहां पर भी देख लिया करें, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये है प्रश्न नंबर 1। देखो, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अब ज्यादा 5 वाले क्वेश्चन, क्योंकि मैं जो रिवीजन करा रहा हूं, तो रिवीजन में मेरे पास जो शुरुआत में मैंने आपको 4 वाले क्वेश्चन करवाए थे ना, वो क्वेश्चन है इसमें। और लगभग 137 प्रश्न हैं। और बस हम अब एनालिसिस बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन और आंसर पे चलेंगे, ठीक है। नहीं तो आप तैयार हो जाओ, कमर कस लो। अगले 60 मिनट में कम से कम 60 से 70-80 प्रश्नों को हम करते हैं, ठीक है। नहीं और बाकी सबकी तबीयत ठीक हो जाएगी। पढ़ते जाओ, पढ़ते सबकी तबीयत ठीक हो जाती है ना। ये सारी तबीयत क्या, जो हर एक दवाई हमारे शरीर में ही मौजूद होती है और हमारे मन में मौजूद होती है। तो चलो, सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी कहां से मिलती है? मेगास्थनीज के विवरण से, फाहियान व ह्वेनसांग के विवरण से, चंद्रपाल के विवरण से, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो ज्यादा जानकारी मिलती है, कहां मिलती है? फाहियान और ह्वेनसांग के विवरण से मिलती है। क्यों मिलती है यह भी याद रखना, क्योंकि ये नालंदा में ही पढ़े हैं, ठीक है। तो नालंदा के बारे में तो जानकारी होगी। और आपको ये आंसर बताना है कि नालंदा की स्थापना किसने करी थी। ये आप लोग आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ इसका। नालंदा की
स्थापना किसने करी थी? और कुछ लोग ये बताओ नालंदा को जलाया किसने था? तो दोनों ही आंसर आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न एक आंसर मैं बताऊंगा, एक मैं आपसे पूछूंगा, इसी प्रकार से हमारा पूरा के पूरा टेस्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं? एक प्रश्न मैं बताऊंगा और एक प्रश्न आपको आंसर बताना, जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ, है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों की स्क्रीन पर यह है कि बिहार में मुख्य रूप से मिथिला और दरभंगा जिले में, ठीक है, कितने लोग हैं जो मिथिला दरभंगा के हैं, ठीक है, जिले में लगनी राग किस समय गाया जाता है? लगनी राग, ठीक है, बिहार में जो लगनी राग जो गाया जाता है वो किस समय गाया जाता है, ये आप बताओ। धर्मपाल, है ना, कोई धर्मपाल बता रहा है, वो बता रहा है। अब इसके अलावा कुछ कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा, कुछ प्रश्न आपको बताना है, ठीक है? बताओ कि मिथिला व दरभंगा जिले में लगनी राग कब गाया जाता? मुंडन के समय, विवाह के समय, अंतिम संस्कार में या उपरोक्त सभी में? क्या होगा राइट आंसर? बताओ, है ना? और आप सारे लोग, सब लोगों से ये अनुरोध है कि अब लिख लिख कर आंसर दें। जैसे यहां पर क्या बिहार का विवाह का समय, तो आप आंसर दो विवाह का समय, ना कि ABCD, क्योंकि अब आपके लिए फाइनल टास्क चल रहा है, फाइनल रिवीजन चल रहा है। इसके बाद अब आपको रिवीजन करने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप याद रखें। तो विवाह के समय होता है लगनी राग, ठीक है नहीं? चलिए, लगन, अब आप याद रख सकते हो उसको कि विवाह के लिए क्या होती है? लगन होती है। विवाह के लिए क्या होती है? लगन होती है। तो लगन से आप याद रखो, लगनी राग गाया जाता होगा। सीधी सीधी बात तो यही है ना? अब बताओ कि भारत में महिला, यानी भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां महिला कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रही है? ठीक है नहीं? भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर महिला कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रही है? तो ये भी आप यहां पर बताइए, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? ठीक है नहीं? बताओ, और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ, ठीक है? और किसी पर अगर लगनी राग आता है तो वो भी आप सुनाते जाओ। खैर, सुनाने की यहां व्यवस्था नहीं है अभी कि आपकी आवाज भी मैं सुन लूं, ठीक है? वैसे सुना देना, है ना? चलो, तो यहां पर आंसर याद रखना कि ऐसे कार्य जहां पर महिलाएं कभी मुख्यमंत्री नहीं है, वो महाराष्ट्र ही हो सकता है, ठीक है? महाराष्ट्र ही हो सकता है, याद आप रखना, ठीक है? आंसर क्या है? महाराष्ट्र, ठीक है? महाराष्ट्र है जहां पर अभी तक महिला कोई मुख्यमंत्री नहीं बनी है ना? ठीक है, याद रखो, महिलाएं महान होती हैं लेकिन अभी महाराष्ट्र में वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं पहुंच पाई हैं। ये दुख की बात है और आप उस दुख को सुख में परिवर्तित करने के लिए कार्य जरूर करें, आवश्यक है आप लोगों के लिए, है ना? पिछले दशक के दौरान किस क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय विस्तार किया है? अब एक आध अर्थव्यवस्था से प्रश्न है, यह भी ध्यान रखो कि हमेशा अर्थव्यवस्था के 3 अंग होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसमें बताओ कि प्रथम में किया है, द्वितीय में किया है, तृतीयक में किया है या खनन क्षेत्र में किया है? क्या होगा राइट आंसर? है ना? तो राइट आंसर याद रखना, तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। भारत ने सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है, ठीक है नहीं? और लगभग 50% से ज्यादा जीडीपी में इसी का योगदान है, ध्यान रखना, ठीक है? इसने कृषि को प्रतिस्थापित कर दिया है, प्रतिस्थापित। अब कृषि का जीडीपी में योगदान बहुत कम हो गया है, 14% के आसपास ही होगा, ज्यादा से ज्यादा 14-15% है ना? अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास की हिंदू दर शब्द किसने गढ़ा था? अब बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि धर्म का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और शब्दों का इस्तेमाल भी इसी प्रकार से करते हैं कि हिंदू विकास दर। ये हिंदू विकास दर क्या होती है ना? वैसे देख लो, इतने महान व्यक्ति हैं, महान व्यक्तियों ने ऐसे ऐसे, ठीक है? हिंदू विकास दर याद रखना कि विकास की वह दर जो ज्यादा तेज नहीं है, ठीक है, जो स्लो चल रही है, जो जिसकी दर ज्यादा से ज्यादा कितनी है? 3 से लेकर 4 के आसपास रहती है, 2.5 से लेकर 4-5, यानी जो विकास नहीं कर पा रहा है उसका नाम हिंदू विकास दर रख दिया, ठीक है? इतने महान लोग हैं। चलो, खैर कोई बात नहीं। तो राइट आंसर क्या है? यहां पर राजकृष्णा ने किया था ये काम, ठीक है? तो ये महान आदमी हिंदुस्तान के ही हैं, कहीं बाहर के नहीं है, जो इस प्रकार की चीजें करते रहते हैं यहां पर, है ना? अगला प्रश्न ये है, तो इसको हम ज्यादा नहीं करेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे। भारत के किस राज्य में भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार होने का अनुमान है? सबसे ज्यादा कोयला कहां मिलता है? उड़ीसा में भंडार, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या बिहार में? सबसे ज्यादा कोयले की बात हो रही है यहां पर,
ठीक है नहीं, राजकृष्णा ने किया था, ये आपको याद रखना है। मोंटेग आलूवालिया ने नहीं किया था। वैसे मोंटेग का आपने नाम अच्छी तरह से याद होगा। अब बीपीएससी खत्म हो गया, मजा आ गया तुम्हारा। अब क्या है कहीं भी तुक्का लगा दो तो, है ना, कहीं भी तुक्का मार दो, अब क्या है। ठीक है, तो बताओ भारत के किस राज्य में भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो आप याद रखना झारखंड में सबसे बड़ा कोयला भंडार है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, झारखंड अपना, और कहां जाएगा? भंडार की बात कह रहा, उत्पादन नहीं है। ठीक है, भंडार और उत्पादन दोनों में अंतर होता है, और इस अंतर को आप ध्यान रखो, समय पे ध्यान रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। ये बताओ निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है? ठीक है, सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी हल्दिया में, कोयली में, डिगबोई में या मथुरा में। ठीक है, रिफाइनरी तो जानते हो कच्चा तेल जहां से आता है, और फिर कच्चे तेल का जनरली क्या होता है कि उसका परिष्करण किया जाता है यहां पर। तो आप आंसर बताओ। तो राइट आंसर हमारी तरफ से डिगबोई है। असम में ही सबसे पहले तेल का कुएं का खोज हुई थी, और असम में ही डिगबोई है। ये आपको डिगबोई याद रखना, डिगबोई। ठीक है नहीं, डिगबोई ये सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है, याद रखना। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में होने वाली सबसे कम दिन की लंबाई क्या होगी? बताओ, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जल्दी जल्दी बताते जाओ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन कब होता है? ठीक है, तो छोटा दिन याद रखना कि छोटा दिन हमारे यहां होता है, लेकिन हम उसको बड़ा दिन बोलते हैं। हम पता भारतीय बड़े बड़े, ठीक है, वो है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। ध्यान रखना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है नहीं, तो आप आंसर याद रखना, यहां पर 22 दिसंबर इज राइट आंसर, जो आपको अच्छे से पता होना है। ठीक है, 23 सितंबर और 21 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं पूरे भारत में। ठीक है, दिन बराबर इक्वल रूप से रात, दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? अगला प्रश्न ये है, कौन सा पर्वत ऐसा है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है? जो आपको पता होना चाहिए। एशिया यूरोप को रॉकी, हिमालय, यूराल और एंडीज ये हैं। तो इसमें याद रखो कि कौन करता है? यूराल माउंटेन करता है, यूराल। और यूराल है कहां पर? है यहां पर रसिया में। ठीक है, और यूराल माउंटेन कहां पर? रसिया में। रसिया का ये वाला हिस्सा जो है एशिया में जो आता है उसको कहते हैं साइबेरिया। क्या कहते हैं उसको? साइबेरिया। और इधर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? इधर वाले हिस्से को रसिया ही बोल देते हैं। ठीक है, उसको और कुछ नहीं बोलते, इधर राजधानी है। ठीक है उसकी। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, ये तो कुछ वो है, इनकी हम वो नहीं करेंगे। किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व तो उसके द्वारा किया जाता है। किसी देश में देखना है कि लोगों का जीवन स्तर कैसा है। ठीक है, तो जीवन स्तर अगर देखना है तो हम क्या ज्यादा देखेंगे? बेरोजगारी दर देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, राष्ट्रीय आय देखेंगे, गरीबी अनुपात देखेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो आप यहां पे ध्यान रखो कि प्रति व्यक्ति आय सबसे बेहतरीन मापक है। ठीक है, कि वहां पर आर्थिक समृद्धि को देखा जाए, इकोनॉमिकल ग्रोथ को देखा जाए। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, और प्रति व्यक्ति आय हमेशा राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देकर निकलती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से क्या मानव जनित वायोम का एक उदाहरण है? यानी ऐसा वायोम जिसका निर्माण मानव ने किया हो। ठीक है, मानव जनित वायोम। तो यह प्रश्न अगला पूछा है कि वर्षावन, ताजा जल या चरागाह या फसल भूमि, क्या होगा बताओ? जो मानव के द्वारा निर्मित एक वायोम है या जीवोम है। इसका आपको राइट आंसर अब बताना है। ठीक है, तो यहां पर याद रखो चरागाह प्रकृति बनाती है, ना कि हम बनाते हैं। याद रखना, जिन्होंने चरागाह आंसर दिया उनके लिए। ओके, और ये जो ताजा जल है ये भी प्रकृति बनाती है, झील वगैरह में होता है। वर्षा वन है, प्रकृति बनाती है, लेकिन फसल जो क्रॉप लैंड है इसे हम बनाते हैं, फसल की भूमि को। तो डी इज राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। फसल हम ही तो उगाते हैं, समझ में आएगा नहीं? फसल भूमि का संबंध यानी मानव जनित एक वायोम है, जो आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत नहीं है? ठीक है नहीं, जैव द्रव्यमान इसका मतलब जिसमें जीव है, जिसमें जीवन है, या जो जीव जंतु यानी उसको हम कहते हैं जीव से निर्मित है। जीव जंतु, चाहे उसमें बैक्टीरिया हो, वायरस हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे कुछ भी हो,
ठीक है, जीव होना चाहिए। तो जीव जीव से बताओ क्या है, कोयला है, लकड़ी है, गोबर गैस है, परमाणु रिएक्टर है, क्या राइट आंसर होगा? तो आप याद रखो परमाणु रिएक्टर में किसी भी जीव का प्रयोग नहीं होता, इसमें यूरेनियम का प्रयोग होता है और इसमें क्रिया काम करती है नाभिकीय विखंडन, जो यूरेनियम को बेरिलियम और क्रिप्टॉन में तोड़ने का कार्य करती है और इससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और अल्फा बीटा गामा भी निकलती है। ठीक है नहीं? निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर ओजोन छेद के रूप में जाना जाता है? ठीक है नहीं? बताओ, यहां पर बताओ निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर ओजोन होल, ठीक है, रेफर किया जाता है, यानी ओजोन किस मंडल में पाई जाती है? ये प्रश्न ये पूछ रहा है, सीधी बात ये है, ओजोन किस मंडल में पाई जाती है? ये तो आपको पता ही होगा। तो अगला आंसर क्या है? समताप मंडल इज राइट आंसर। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3, और जो समताप मंडल में पाई जाती है उसको कहते हैं गुड ओजोन। ठीक है, ये जरूर याद रखना। और जो हमारे धरातल पे पाई जाती है उसको बैड ओजोन कहते हैं, क्योंकि ये नुकसान करती है। तो ओजोन तभी अच्छी है जब समताप मंडल में, इसलिए हर चीज हर जगह जगह रखी हुई अच्छी होती है, हर जगह उपलब्ध मत हो। ठीक है नहीं? तुम कितने भी अच्छे हो, अगर हर जगह उपलब्ध हो जाते हो इसका मतलब है कि तुम्हारी वैल्यू खत्म है। ठीक है नहीं? तो याद रखो। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है, ये गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? असम में, पश्चिमी बंगाल में, राजस्थान में या गुजरात में? गिरि राष्ट्रीय उद्यान ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? और गिरि राष्ट्रीय उद्यान इसलिए भी पता होना चाहिए कि यहां पर गिरि में गिरि वन है। ठीक है, गिर वन। ठीक है, और गिर वन इसलिए मशहूर है क्योंकि यहां पे जंगल का राजा रहता है, यहां पर शेर रहता है। ठीक है नहीं? लॉयन के लिए मशहूर है यहां पर, एशियाई लॉयन आपको यहीं पर मिलेंगे। अगर आपको कभी शेरों से मिलने का मन करे, ठीक है, तो यहां पर पहुंच जाइए उछल के। ठीक है, ये अलग बात है कि कहीं वो एक बार धाड़ दें तो कहीं आप, ठीक है, आगे तुम समझदार हो, अब मैं आगे नहीं बोलूंगा और, है ना? तो चलो, इसका जो राइट आंसर का है गुजरात है। देखो गुजरात में दोनों चीजें मिलती हैं। गुजरात में बेटा शेर भी मिलता है तो गुजरात में गधे भी मिलते हैं। ठीक है नहीं? गुजरात में दोनों चीजें हैं, शेर भी है और गधे भी हैं। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखें। हाँ, नेगेटिव मार्किंग हट गई है, अब तो मजे ही मजे हैं तुम्हारे। बस आप क्या करें, अब आप कम से कम 70 क्वेश्चन पहली बार में ठोक दें। ठीक है, ये वही क्वेश्चन लगा पहली बार में, आप उन्हीं क्वेश्चनों को लगाएं जिसमें आप डैम श्योर हैं 100%, जिसमें आप डैम श्योर है 100% कि बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जब आप यहां पर निशान लगाओगे ना तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप 70 पहली बार में लगा पाए तो नैया पार है। ठीक है, फिर तो भगवान भी आके नहीं रोक सकता तुम्हें। अगर 60 नहीं 60 भी लगा दोगे पहली बार में, ठीक है, बिल्कुल सही डैम श्योर वाले, तो भी नैया पार है। फिर भी आपको कोई हिला नहीं सकता अपनी जगह पर, बीपीएससी खुद आपको घर से उठा के लेके सिलेक्शन दे देगी। समझ रहे कि नहीं? 60 अगर क्वेश्चन अगर आपने पहली बार में सही कर दिए, क्योंकि फिर आपके जो 80 क्वेश्चन यानी आपके लगभग 30 क्वेश्चन और आगे आएंगे, उसमें आपके 2 ऑप्शन आपको पता होंगे और इन्हीं में से आपको डाउट हो रहा होगा, फिर अगले चरण में ये लगाओ। तो 60 और 3 90 और फिर बचे आपके 30 क्वेश्चन। इसका एक एक ही ऑप्शन भरना है, या तो बी भरना है, देख लेना बी ज्यादा आ रहा है, सी ज्यादा आ रहा है, जो ज्यादा नहीं आ रहा है उसको भर देना है। ठीक है नहीं? पहले ये था कि वो तो हमेशा ही क्यों, एक वादा का तुम्हारे लिए कट ऑफ हाई रहेगी, जिनके सिलेक्शन होने थे ना वो नेगेटिव वाले में भी होंगे, नेगेटिव हटा दो तो भी होंगे। समझ में आएगा नहीं? तो आप टेंशन मत लो। अब भी पता है, तुम ये मत सोचो कि जो नेगेटिव मार्क हट जाती है तो ज्यादा नंबर आ जाते हैं, आते हो नहीं है, ये तुम्हें लग रहा होगा, कुछ नहीं होगा। बुरा तो हुआ है लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, ये सब कुछ है, इसको अगर चाहें तो आप एक बार पढ़ लेना। तो मैंने आपको यहां पे दे दिया है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि अभी मैं आपको एनालिसिस कराने का बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि अब इस समय पर समय नहीं है कि मैं आपको एनालिसिस कराऊं, है ना? तो वो हम नहीं करेंगे, केवल और केवल क्वेश्चन आंसर में ही चलेंगे। निम्नलिखित में से किस में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है? बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में, रेगिस्तान में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या नदियों में? कहां पर पाई जाती है? एक बार, ठीक है, आंसर बता दीजिए जल्दी।
सब सब जाइए। हाँ हाँ, तो उसी में चारों में जो सबसे कम ऑप्शन आए ना उसी पे टिक लगा देना। अरे क्वेश्चन हाई लेवल का नहीं होता, सब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आईएएस में भी तुम्हें आधे क्वेश्चन सिंपल मिलते हैं, पीसीएस में भी बहुत सिंपल मिलते हैं। और एक तो अपना दिमाग ज्यादा चलाते हो तुम, समझ में नहीं आता। हम जब शुरुआत में बता रखे कि 60% क्वेश्चन सिंपल रहेंगे, ठीक है नहीं? तो 60 कितने हो गए 120 में से? 12 छिक्के 72 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिंपल आएंगे, बिल्कुल सिंपल। अब दूसरा लेवल जो शुरू होता है वो होता है 20 का। ये 20 जो परसेंट है, यानी 12 दूनी 24 क्वेश्चन थोड़े हार्ड आएंगे। इनको कहते हैं मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट माने थोड़े से हार्ड आएंगे, ठीक है। और जो 24 अगले क्वेश्चन है वो बहुत हार्ड आते हैं, बहुत हार्ड, ठीक है नहीं? इस सीक्वेंस में पेपर बनते हैं हमेशा सारे, ठीक है? इस सीक्वेंस में पेपर बनते हैं, इसलिए ध्यान रखना। अब आप हार्ड क्वेश्चन, अगर इस सिंपल क्वेश्चन, ये आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक भी, क्योंकि ये सबके सब पर आते हैं। ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए किसी के भी। सिंपल जो 72 आएंगे, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं, बस आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, यार इसका ये आंसर है, ये आंसर है, सब पढ़े होंगे, सब देख रहा तो उठा उठा के एक भी प्रश्न बाहर नहीं। 72 क्वेश्चन इतने सिंपल आएंगे, ठीक है नहीं? और जो ये क्वेश्चन आते हैं किसी किसी टीचर पे भी नहीं होते ये क्वेश्चन, जो 24 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? समझ में आया? जो 20% क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। तुम में से कुछ लोग कर भी रहे होंगे, जो बढ़िया तरह से किताब पढ़ते हैं, बढ़िया तरह से क्वेश्चन करते हैं, पूरा की पूरा पढ़ाई करते हैं, उनके लिए वो इनको हिला पाते हैं, उन्हें अच्छी तरह से कर पाते हैं। समझ आया कि नहीं? ये थिंकिंग होती है हर एक पेपर की। तो निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है? तो इसको ट्रॉपिकल रीजन है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? चलो अगला प्रश्न और बताओ। अम्लीय वर्षा, अब यहां से तो प्रश्न आएगा ना आपसे, ठीक है नहीं? यहां से तो प्रश्न आएगा ही ना, तो अब आप बताओ, ठीक है? बीएड वालों का, देखो मैं सीधी बता रहा हूं, बीएड वालों का 90% नहीं, चांस है ही नहीं। अगर देखा जाए तो बीएड वालों को कुछ और भी चीजों की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। DSSB में अगर आपकी योग्यता बन रही है तो वहां पर फॉर्म जरूर भर दें, ठीक है? और भी जहां पर है फॉर्म भर दें, ठीक है? और इसको तो किस्मत के सहारे छोड़ दें। अगर आपकी किस्मत ने थोड़ा सा ज्यादा मेहनत की है तो हो सकता है कि आप सब बीएड वालों का भी नंबर आ जाए, लेकिन थोड़ा सा हकीकत को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो इसके लिए तैयार रहें, अपने आप को अभी से तैयार कर लें। तो कौन सी जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो आप याद रखना कि अम्लीय वर्षा के लिए NO2 जिम्मेदार होती है और SO2 जिम्मेदार होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है? तो यहां पे एक ही आंसर दे रखा है, तो नाइट्रोजन, ठीक है, डाइऑक्साइड है जो आपको ध्यान रखना है। ये क्या करती है? पानी के साथ मिल जाती है और एक अम्ल बना लेती है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है? और ये पानी के साथ मिल जाता है, ये भी बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये दोनों एसिड हैं, वर्षा के साथ आ जाते हैं, इसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो 5 से कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा मानी जाती है, ठीक, याद रखना। तो यहां पर आंसर सीधे सीधे ये है, जो ताजमहल जो खराब हुआ है ना वो अम्लीय वर्षा की वजह से ही हुआ है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? अगला प्रश्न देखो, मनुष्यों की श्रव्य सीमा कितनी होती है? मनुष्य कितने से कितने की बातों को सुन सकते हैं? बताओ। कुछ के तो कान बड़े ही वो होते हैं, तुमने देखा हो महिलाएं दीवार से कान लगा के सुन लेती हैं, ठीक है? कहते हैं दीवारों के कान होते हैं, तो कुछ महिलाएं तो कान लगा लगा के सुन लेती हैं, है ना? पता है ना? तुम में से भी कुछ लोग होंगे जो कान लगा के सुन लेते हैं, तो उनकी पता है ये जो क्षमता है थोड़ी ज्यादा होती है ना? तो कितनी होती है ये आप मुझे जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है नहीं? तो यहां पे याद रखो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ये श्रव्य सीमा है हमारी, ठीक है? यहीं तक की हम चीजें, ठीक है, सुन पाते हैं, बाद में नहीं सुन पाते। और 20 से जो, अब इन्हीं को क्या कहते हैं? साउंड। इसको ही क्या कहते हैं? साउंड। इनको कहते हैं श्रव्य तरंगे। और इससे कम आ जाए, कम हो जाए तो उसको कहते हैं अपश्रव्य तरंगे, ठीक है नहीं? और इससे ज्यादा हो जाए तो पराश्रव्य तरंगे।
इसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे, और इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक तरंगे, और इनको कहते हैं सोनिक तरंगे। ठीक है नहीं, ये तो आपको पता होगा नहीं। चलो पता है तो आप ध्वनि की गति याद रखना 332 मीटर पर सेकंड है। किसमें? हवा में। ठीक है, और कैसी हवा में? शुष्क हवा में इसकी जो गति है वो कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और इसी को 1 मैक कहते हैं, 1 मैक। ठीक है नहीं, याद रखो। एल्यूमिनियम में इसकी गति सबसे ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम में। ठीक, एल्यूमिनियम में इनकी सबसे ज्यादा गति होती है। भोपाल गैस आपदा किस वर्ष हुई थी? यह भी आपको पता होना चाहिए। बताओ, भोपाल गैस आपदा कब हुई थी? ये बताओ। ठीक है नहीं, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये आप मुझे बता दो। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। लोहा में नहीं होता, एल्युमिनियम में होता है। ऐसा है कि इसका प्रत्यास्थता से भी संबंध होता है, तो लोहा कम प्रत्यास्थ होता है, एल्युमिनियम ज्यादा होता है, इसलिए एल्युमिनियम में ज्यादा होता है। ठीक है, भोपाल गैस आपदा किस वर्ष हुई थी? ये आप बताओ। 1984 में हुई थी। यूनियन कार्बाइड का कारखाना था, और कारखाने में पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक बनते थे, और कीटनाशक बनने के लिए एक गैस की जरूरत होती थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और हाइड्रोसल्फाइड भी थी, यहां में सल्फाइड भी थी। ठीक है, तो मिसाइल आइसोसाइनाइड, हाइड्रोसाइनाइड थी, हाइड्रोसाइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये दोनों गैसें थी। ठीक है, यूनियन कार्बाइड का एक कारखाना था, और उसमें गैस लीक हो गई, जिससे 34,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ठीक है नहीं, ये बड़ा ही भयंकर और त्रासदीपूर्ण कार्य था, ये आपको शायद पता होगा। और आज तक बहुत सारे लोगों को तो इसका वो भी नहीं मिला, मुआवजा भी नहीं मिला है। लोग बैठे थे, वो बैठे रह गए थे। बड़ी ही दुखभरी मृत्यु हुई थी। सोचो, भले ही आसान मृत्यु थी, लेकिन पूरे परिवार, पूरे घर, आज किसी का नाम लेने वाला कोई नहीं है, पूरे खानदान उजड़ गए यहां पर। ठीक है ना। चलिए, पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी पाई जाती है? अगला प्रश्न यह है, जल्दी बताओ। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी पाई जाती है? सबसे ज्यादा कौन सी धातु होती है? ठीक है, बात तो वे ऐसी बोलेंगे, लेकिन पता तो उन्हें भी है। ठीक है, नहीं पता तो उन्हें भी है, लेकिन एक चांस है कि कोई याचिका डाले और याचिका में वो कह दे ऐसा जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए तो मान्य होगा, आगे वालों के लिए मान्य नहीं होगा, ये हो सकता है बस। ठीक है, तो प्रचुर मात्रा पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या है? पृथ्वी में सबसे ज्यादा आपको क्या है? एल्युमिनियम नहीं है पृथ्वी में, गलत है ये तो। पृथ्वी में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम नहीं है, पृथ्वी में सबसे ज्यादा लोहा है। ठीक है नहीं, पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या है? लोहा है, ये गलत है। ठीक है नहीं, याद रखो। अगर पृथ्वी की जगह क्या होता? क्रस्ट होता, क्रस्ट। तो क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम और फिर लोहा। लेकिन पूरी पृथ्वी की बात कर ले, क्योंकि पृथ्वी पूछ रहा है, तो पृथ्वी में लोहा है। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। एल्युमिनियम इज नॉट ए करेक्ट आंसर, याद रखना। ठीक है नहीं, तो बी इज राइट आंसर, तो बी ही याद रखना, आयरन होगा। ठीक है नहीं, तो ये आंसर इसमें गलत दे रखा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर के पिता को क्या कहा जाता है? यानी कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? और कंप्यूटर का हिंदी जो नाम है उसको कहते हैं संगणक। क्या कहते हैं? संगणक। ठीक है, और भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? उस कंप्यूटर का नाम बताओ। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? उस कंप्यूटर का नाम बताओ मुझे। ठीक है, ये आपको बताना, मैं नहीं बताऊंगा ऐसे। ठीक है नहीं, तो कंप्यूटर के पिता को क्या कहा जाता है? कि चार्ल्स बेबेज इज राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंप्यूटर में नो बाइनरी नंबर का प्रयोग होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ।
ठीक है नहीं, ऐसे करके ये बाइनरी नंबर होते हैं और इसी में तुम्हारी तस्वीर, वीडियो कॉलिंग सब चीज हो जाती है ऑन ऑफ में ही, है ना कि नहीं। ये याद रखो, यही काम करता है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न बताओ। मैं सुपर कंप्यूटर नहीं पूछ रहा हूं, याद रखना, सिद्धार्थ है। रेगुड़ किसका नाम है? रेगुड़ किस मृदा को कहते हैं? अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यह है कि रेगुड़ मृदा किसे कहते हैं, और आप बता दो। लाल मिट्टी को कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं, लेटराइट मिट्टी को कहते हैं, किसको कहते हैं बताओ? अरे बता दो, ठीक है। ये पूजा कुमारी क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिख रहे हो तुम्हें? ये मत लिखो, पढ़ लो, जिंदगी पढ़ी है। ये क्या है? ये पता है, तुम जब चेतना के उच्च शिखर पर पहुंचोगे ना, तो प्यार ये सब तुम्हें ऐसा लगेगा अरे क्या बेकार की चीज है सब, समझ आ गया नहीं। हाँ, तो चेतना का विकास करो, अपना विकास करो, ठीक है, और हमेशा अपनी आवश्यकता बनाए रखो। लोग तुमसे तभी प्यार करेंगे जब, पता है, लोगों को तुम्हारी आवश्यकता होगी, वरना बिना जरूरत के कोई किसी से प्यार नहीं करता। इस समय पर ध्यान रखना, है ना। रियल तो यही है। रेगुड़ किसका नाम है? तो रेगुड़ काली मिट्टी को कहते हैं, काली मिट्टी, ठीक है, याद रखना। काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा कहते हैं। कहां पर स्थानीय मृदा है? गुजरात में और महाराष्ट्र में इसका नाम रेगुड़ है, ठीक है। स्वतः कृष्य मृदा भी कहते हैं। इसकी जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा है, यह भी आपको अच्छे से पता ही होगा, ठीक है। लेटराइट मिट्टी कहां पर मिलती है? लेटराइट, ठीक है। लेटराइट मिट्टी देखो, लेटराइट मिट्टी लेटर से बनी हुई है, लेटर माने ईंट होती है। ईंट जैसी खतरनाक और टाइट मिट्टी कहां पर मिलती है? पूछा तो ये है, ठीक है नहीं। और इसका आंसर बता दो आप, जल्दी बताओ कि उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में कहां मिल सकती है ये लेटराइट मिट्टी? वैसे यहां पे ढंग से तो कहीं आंसर है नहीं। वैसे कहां पर मिलती है? केरल में सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि इसके लिए तापमान ज्यादा होना चाहिए इस मिट्टी के लिए, और साथ ही साथ वहां पे वर्षा भी खूब होती हो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे महाराष्ट्र होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट में खूब वर्षा होती है, इसलिए ये है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, ठीक है, सॉइल एरोजन, ठीक है, रोका जा सकता है। किस प्रकार से रोका जा सकता है? यहां पर आप आंसर बताओ जल्दी, ठीक है नहीं। मृदा अपरदन रुकना चाहिए, वरना मृदा खत्म हो जाएगी, और मृदा खत्म हो गई तो तुम कौन से रह पाओगे? तुम्हारे रहने के लिए जरूरी है कि मृदा भी बनी रहे। तो मृदा अपरदन रोका जा सकता अति चराई से, वनस्पति के उन्मूलन से, वनारोपण से, पक्षी संख्या में वृद्धि से, ठीक है। तो अति चराई से तो खूब आपको मृदा अपरदन होगा, पक्का है। वनस्पति उन्मूलन से मृदा अपरदन खूब होगा। वनारोपण से क्या होगा? ये राइट आंसर है, क्योंकि वनारोपण, वन ज्यादा होंगे तो वह पानी की गति को कम कर देते हैं, ठीक है, हवा के प्रवाह को कम कर देते हैं, इस वजह से मृदा अपरदन भी कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? कत्था खाया, कत्था गई है ना, पान के अंदर रख के कत्था खाया जाता है, ठीक है नहीं। तो कत्था की तो नाम आपको पता ही होगा ना, तो देख लो। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न तो ये है, ठीक है। और प्रश्न है तो हर प्रश्नों का जवाब है वत्स, है ना। तुम प्रश्न पूछो बस, ठीक है। तो कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर की प्रयोग होता है। खाओ आराम से कत्था, ठीक है नहीं। चलिए, तो ये भी आपको याद हो गया होगा। अब नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव हट गई, नेगेटिव छोड़ दो, है ना। नेगेटिव की बात ही करना बंद कर दो। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? ठीक है, बताओ किस में फूल नहीं होते? कुछ पौधों में फूल भी नहीं होते, है ना। और आपने पता होगा कि जो आवृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी, आपने ये सुने भी होंगे, है ना, सुना है ना। आवृत्त बीजी जिसके ऊपर ढक्कन है वो आवृत्त बीजी है, जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है। अच्छा, सब कुछ और ही समझ गए? खैर कोई बात नहीं, समझ जाने दो, यही तो जीवन है। यहां पर नई नई चीजें समझते रहा करो, तभी तो मजा आता है जिंदगी में, है ना। तो याद रखो, फर्न का जो होता है उसमें क्या होते हैं? फूल नहीं होते, फर्न, ठीक है नहीं। तो फर्न इज राइट आंसर, ये याद रखना, ओके। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? यह प्रश्न तो बहुत आता है और इंपोर्टेंट भी है।
अब इंपोर्टेंट है तो आप लोगों के लिए भी है और आप लोगों के लिए तो आप जवाब दो। ठीक है, ऊंचाई पर कौन सा पाया जाता है? ठीक है नहीं। और अब तो ये आंसर मैं रिवीजन करा रहा हूं तो रिवीजन की तरह करने, बस सीधे सीधे आंसर आना चाहिए, सीधे सीधे आंसर बिना कुछ सोचे समझे। हाँ, एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, सारे लोग जिन्होंने पता बीटीसी कर रखी है, ठीक है, किसी ने डीएलएड कर रखी होगी और उन्होंने पता है उन्होंने बीएड भर दिया अपने एग्जाम में, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर आप वीटीसी और डीएलएड का या बीएलएड का आप डिप्लोमा दिखा देना तो आपका हो जाएगा। तो जिन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों मेरे पास प्रश्न आया था कि सर हमारे पति जी ने वो भर दिया था, बीएड की जगह बीटीसी की जगह बीएड भर दिया था। एक और ने किसी ने पूछा था कि किसी लड़की का भी फोन आया था एक दिन, तो वो भी यही बता रही थी मुझे कि ऐसा है कि सर मैंने बीएड भर दिया है। ठीक है, तो अब जिन्होंने बीएड भर दिया है और उनके पास बीटीसी भी है, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है नहीं, कोई भी टेंशन की बात नहीं, याद रखो। आरजू खान की बात हम जरूर मानेंगे, है ना। चलो तेज कराते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार का पेड़ होता है, देवदार, है ना। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है? यानी सिंचाई सबसे ज्यादा, सिंचित क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां पर है वो आप बताओ। सिंचित क्षेत्र, है ना, तो सिंचित क्षेत्र कहां पर है? तो राइट आंसर है पंजाब इज राइट आंसर। पंजाब में सिंचाई का बहुत ज्यादा विस्तार हो चुका है और अब वहां पर बहुत सारे ट्यूबवेल, नहर वगैरह सब चीज आपको दिखाई देने लग गई है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? तो ये तो आपको निश्चित रूप से पता होगा, हरिके बैराज से निकलती। हरिके बैराज, हरिके बैराज में ये जो सतलज नदी में एक नदी मिल जाती है, इसका नाम है ब्यास। ठीक है, इसको रोक कर यहां पर इस तरह से पक्की नहर बना देते हैं। भारत की सबसे बड़ी पक्की नहर है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है नहीं। अगला प्रश्न पे आ जाए। अगला प्रश्न भैया कौन सा है? ये है कि गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण, ठीक है, गंग सिंह जी ने करवाया था 1930 में, 1927 में, 44 में या 32 में। तो गंग सिंह ने अपने नाम पे नाम रखवा लिया है। ठीक है नहीं, अपने पे ही नाम रखवा लेते हैं यहाँ पे तो लोग। तो आंसर याद रखना 1927 इज राइट आंसर, ये आपको पता होना चाहिए। तो सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम नर्मदा पर बना हुआ है। अब नर्मदा पर बना हुआ तो सबसे ज्यादा लाभ किसे मिलता है? तो आप याद रखो मध्य प्रदेश इससे सबसे ज्यादा लाभ उठाता है। ठीक है, भाखड़ा नागल किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नागल, अब बताओ भाखड़ा नागल जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर, सिंधु नदी पर, चेनाब नदी पर या सतलज नदी पर? ठीक है नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सतलज नदी पर भाखड़ा डैम वो है, भाखड़ा नागल। भाखड़ा पंजाब में, नागल हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है, शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में। क्या होगा राइट आंसर? बताओ जल्दी जल्दी। शिव समुद्रम परियोजना, ये तो आपको पता होनी चाहिए ना कि कर्नाटक में शिव समुद्रम। ठीक है नहीं। चलो, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड? ये आपको पता होना चाहिए, दामोदर वैली। ठीक है नहीं, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि 45 में हुई थी, 46 में, 47 में, 48 में। तो राइट आंसर है कि देश के आजादी के 1 वर्ष के बाद हो गई थी दामोदर घाटी निगम। ठीक है, इसकी स्थापना हो गई थी। अगला प्रश्न क्या है? पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? पोंग और मंडी, पोंग और मंडी याद रखना, दोनों ही जो बांध है वो आपको ब्यास नदी पर मिलेंगे, पोंग बांध और मंडी बांध। ठीक है, जहां चिनाब पर आपको बगलेहार मिल जाएगा, ठीक है, और यहां पर आपको दुल्हत्ती मिल जाएगा, यहां पर आपको सैलाल मिल जाएगा। रावी पर मिलेगा आपको थीन और चमेरा मिल जाएगा और यहां पर मिलेगा आपको भाखड़ा नागल, नाथपा झाकरी
और यहां पर मिलेगा आपको इंदिरा गांधी, ठीक है, और यहां पर आपको कोल डैम भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे डैम है यहां पर, ठीक है। नहीं, फसल चक्र मैंने आपको बता ही दिया था कि यहां से एक प्रश्न जरूर आता है कि रवि की कौन कौन सी फसलें हैं, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ऐसे करके आंख बंद करके याद रखो, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ठीक है। आलू, मसूर, अब आलू तो याद रहेगा, ठंड है, ठंड में ही आलू बोए जाते हैं, तो सोचो गेहूं भी ठंड में बोए जाते हैं, आलू भी ठंड में बोए जाते हैं, सरसों भी ठंड में बोई जाती है, बस मसूर याद रखना, ठीक है। मसूर रबी की फसल है, ठीक है। सूर, अब यहां पे लिखा हुआ सूर, और सूर का होता सूरवीर, ऐसे तो बोलते हैं सूरवीर, है कि नहीं, सूरवीर, तो वीर का उल्टा करो रवि, तो वैसे भी आपको याद रहेगा, ठीक है, कि मसूर अपने आप में क्या है, ठीक है, मसूर अपने आप में क्या है, ये तो आपको पता ही होगा। और बाकी खरीफ, इनको याद ही मत करो, ठीक है। तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, अन्य सब्जियां सब जायद की हैं, बाकी जो बच जाएं उनको बता देना खरीफ की है, ठीक है। नहीं, इस तरह से आप याद रखें, आंखें बंद करके पढ़ना नहीं होता, आंखें बंद करके रिवीजन करना होता है ना जिन्नी जी, है ना। चलो अब चलते हैं आगे। अब आगे चलेंगे तो देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं कितने हैं, एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं, 20 हैं, बस इतना याद रखो। कृषि जलवायविक क्षेत्र, इनको क्या कहते हैं, कृषि, ठीक है, पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20 हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, ये आप आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताओ कितने लोग हैं जो इसका आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है। 100% किसका आंसर आएगा कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए GVPSU पंतनगर, ये है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, जहां पर कृषि उत्पादकता बहुत ज्यादा है, फसल उत्पादकता ज्यादा है, तो इसका आंसर बताओ कौन सा है, केरल का तट, तमिलनाडु का तट, तेलंगाना का तट या विदर्भ का तट। तो यहां पे याद रखो तमिलनाडु के तट पर बहुत ज्यादा क्या है, यहां पर उत्पादकता पाई जाती है, ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये भी आपको पता होगा। अब देखो कितने बढ़िया रिवीजन हो रहा है कि नहीं, सारे क्वेश्चनों का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों का रिवीजन करा रहा हूं कि नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा इस क्लास को जरूर देखा करो, कि पेपर यहीं से आना है, पढ़ो चाहे कहीं भी। नॉर्मन ई बोरलोग, ठीक है, और ये विश्व में पूछ रहे हैं, तो सीधी बात है नॉर्मन ई बोरलोग हैं। स्वामीनाथन जो है भारत में है, ठीक है। GS खुश और PB पाल ये भी है, लेकिन उनका संबंध हरित क्रांति के जनक से तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक फसल नहीं है। अब ये तो आप बता दोगे ना, व्यापारिक, जिनका उद्देश्य व्यापार करने के लिए होता है, व्यापार करने के लिए। इसमें सबसे निकृष्ट जो वो है बाजरा, बाजरा कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता, बाजरा कहीं आपको मिलेगा नहीं, बाजरा कोई रोटी नहीं खाता है, जबकि इसमें बहुत ज्यादा फाइबर्स वगैरह, फाइबर भी होते हैं, इसमें प्रोटीन, विटामिन, बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें होती हैं, इसमें बहुत सारे खनिज होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, बाजरा नहीं खाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर बाजरा, बाजरा बाजरा उल्टा कर दो, राजस्थान इसमें प्रथम स्थान रखता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहां पर प्रमुख खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल कौन कौन सी होती है, गेहूं, धान, जौ, ये सब है। मोटे अनाज कौन से होते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, मंडुआ। लघु अध्ययन लघु अंतर्गत मडुआ या रागी, कोदो, शवा, काकोन, चना और कुटकी को शामिल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं, पुष्पा सिंह, बाजरे दी रोटी, रुद्र आरोग्य बाजरा देखी भी नहीं, तो देखो, ठीक है। बताओ इस उम्र में भी अगर तुम बाजरा नहीं देख पाओगे तो फिर कब देखोगे, है ना। कुछ दिनों में दांत उखड़ जाएंगे, फिर कब देखा करोगे। किन महीनों में रबी की बुवाई होती है, रबी फसल की बुवाई कब होती है, ये प्रश्न बताओ इसका, ठीक है। नहीं, रबी की बुवाई कब होती है, ये आप मुझे बताओ कि मार्च अप्रैल में होती है, जून जुलाई में होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है, जनवरी फरवरी में होती है, क्या होगा राइट आंसर।
हाँ जी, ठीक है नहीं। चलो और जल्दी जल्दी करते हैं। किस महीने में रबी फसल की बुवाई होती है? तो अक्टूबर नवंबर, राइट आंसर। धान की उत्पत्ति कहां पर हुई थी? धान की उत्पत्ति कहां पर हुई थी, ये आप बताओ। तो धान की उत्पत्ति कहां पर हुई थी? चावल दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था, ठीक है। चलो, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं पर्ण से, बीज से, तने से या मूल से? कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? ठीक है, लीफ से होते हैं या बीज से होते हैं, तने से होते हैं या मूल से होते हैं? बताओ, ये तो आपने सुना ही होगा ना। तो किससे होते हैं? बीज से होते हैं। बीज फट जाता है और उसके बाद उसमें रुई निकलने लग जाती है, जैसे आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है नहीं। चलिए, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? यानी गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, कहां पर होता है? तो राइट आंसर याद रखना, उत्तर प्रदेश। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? जहां पर वर्षा वगैरह नहीं होती वहां पर सबसे अच्छी फसल कौन सी उग सकती है? और दैट्स राइट आंसर इज मूंगफली। मूंगफली उग सकती है आराम से, ठीक है नहीं। वहां पर मूंगफली उग सकती है, मूंगफली को आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? राजस्थान क्या उगाता है? सरसों उगाता है। और मेरा नाम याद रखना, राजसर। निम्न में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? सबसे ज्यादा तेल किसमें होता है, इसमें बता दो। सबसे ज्यादा तेल किसमें होता है? जल्दी जल्दी आंसर बताओ। तो याद रखो, तिल में होता है सबसे ज्यादा तेल। तिल, तिल तिल करके मरेगा, तिल तिल करके, है ना। इस तरह से। चलो आगे देखो। भारत की दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? दलहनी फसलों के लिए, ठीक है, जिसमें दाल होती है, दालों में क्या सबसे ज्यादा तत्व होना चाहिए? कोबाल्ट इज राइट आंसर। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, किसकी है? मटर की, अरहर की, मूंग की या गेहूं की? मालवीय प्रजाति, बता सकते हो? वैसे अरहर की होती है ये। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म जो पूरे विश्व में केवल भारत में पाई जाती है। कहां पर है? असम में है, ठीक है, बिहार में है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में है। ठीक है नहीं, मूंगा जो रेशम है वो असम में मिलती है बस। निम्न भारतीय राज्यों में कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये तो सिंपल सी चीज है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या? कर्नाटक इज राइट आंसर। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1976 में, 87 में, 84 में, 2002 में? तो राइट आंसर 1984 में राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हो गई थी, ठीक है ना। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है, कहवा मतलब, और इंडिया में, ठीक है, कौन है उत्पादक? सबसे ज्यादा कहवा यानी कॉफी कर्नाटक में उगती है, बाब भूदान की पहाड़ी में, वही अरेबिका और रोबस्टा, ये आपको पता ही हो। कौन सा मसाला भारत के काले सोने के रूप में जाना जाता है? कौन सा मसाला भारत के काले सोने के रूप में जाना जाता है? काली मिर्च, इलायची, लौंग या केसर, है ना। कुछ सब लोग इसमें काली काली थे क्या इसमें? ठीक है ना, ये बताओ, काली मिर्च भी काली होती है, इलायची तो काली नहीं होती है ना। इलायची कैसे हो जाए? इलायची काली का होती है?
अरे भाई साहब, ऐसे करोगे तुम्हें, कॉमन सेंस से आंसर दिया करो। ये झूम कृषि के नाम है, अच्छा पढ़े तो पढ़ लेना। तो आप झूम किसे कहते हैं? कि लोक नृत्य को, एक नदी घाटी को, एक जनजाति को, और खेती की पद्धति। ये तो मैंने अभी करवाया था, कल परसों ही क्वेश्चन करवाया था ये तो, ठीक है नहीं। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, लाइक और शेयर कर दो। 55 तक क्लास चलेगी बस, ठीक है। झूम किसे कहते हैं? लोक नृत्य, एक नदी घाटी का नाम, एक जनजाति, एक खेती की पद्धति। तो आंसर क्या होगा? मेथड ऑफ फार्मिंग। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है, ठीक है। झूमिंग इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड इन असम, ठीक है, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश। बता दो भैया जल्दी जल्दी। नागालैंड। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? इसमें टाइम नहीं लगा रहे हम ज्यादा। त्रिची में है, त्रिची में, ठीक है नहीं, ये आप याद रखो। इसके बाद क्या है कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, एक वर्ष में एक बार ही बोई जाती है, या नहीं हर बार बो सकते हैं कभी भी मक्का को। तो उन्हें छोटे छोटे कॉर्न देखे होंगे जो मिक्स बीज में पड़े रहते हैं, तो वो आपको याद रखना है। सब्जी उत्पादन में भारत का पहला स्थान भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखो सेकंड है। और भारत में पहला राष्ट्र कौन सा है, या भारत में पहले, या पूरे विश्व में कौन सा, यानी भारत में कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है, टॉप पर है, वो आप याद रखना। वहां सब्जियां ज्यादा होती है। कंचन एक उन्नत किस्म है अंगूर की, आंवला की, अमरूद की, या आम की? कंचन एक उन्नत किस्म है, काय की? आंवला की है। ठीक है ना, तो ये याद रखना। चलिए, आंवला हो गया। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? मंडुआ, मंडुआ बताओ। ठीक है, मंडुआ कहां पर होता है? जापान में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है गंगातीरी, हरियाणा, शाहीवाल, थरपरकर। तो आप याद रखो यहां में शाहीवाल देती है, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध है, 55 तक ही कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, 55 तक बस, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध है किससे है? दुग्ध उत्पादन से है, याद रखना श्वेत क्रांति। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक है, रॉक सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? तो आपको आंसर बताना है कि कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना या विंध्य। तो आप याद रखो धारवाड़ इज राइट आंसर। धारवाड़ के बाद मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, धारवाड़ के बाद जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना, वो सारे चीजें क्वेश्चन में आपको कल एक वीडियो मिल जाएगा, या आज ही मिल जाएगा वीडियो कल के लिए, ठीक है, या कल के टाइम पे वो होगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।